अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ योर थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन ऐसा टॉपिक है कि ऐसा हो पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें से मेडिसिन में या फिर सर्जरी में या रिलेटेड टू आपकी फिजियोलॉजी में थायराइड हार्मोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए। स्पेशली मेडिसिन में तो लाजमी आता है। थायराइड हार्मोन डायबिटीज़, इंसुलिन फिजियोलॉजी में से आ सकता है, और एड्रीनल। ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल मेडिसिन में कोई ना कोई इसका क्वेश्चन आता है एनआरई में। थायराइड हार्मोन को हम यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, जिस तरह सोर्स है कि पहले 5 डीआयोडीनेज को उन्होंने मेंशन किया हुआ है, फंक्शंस यहाँ पे ठीक लिखे हुए हैं, यहाँ यहीं से डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इसको एक सेपरेट पेज पे इसके पहले सोर्स पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन बनता है और किस तरीके से उसकी रेगुलेशन होती है, किस तरीके से उसका फंक्शन होता है। सबसे पहले हम इसका सोर्स पढ़ते हैं कि कहाँ से T34 बनता कैसे है, बेसिकली इसका सोर्स क्या है, फॉलिकुलर सेल्स का काम क्या है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जब भी TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जब भी हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, और मेनली कहाँ पे होता है, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में, ठीक है, यहाँ से रिलीज़ होता है TRH। और ये एक्ट किसके ऊपर करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज़ करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे आता है, हमारे थायराइड पे। थायराइड कहाँ पे, हमारे फॉलिकुलर सेल्स पे। फॉलिकुलर सेल्स पे हमारे क्या पड़े होते हैं, हमारे रिसेप्टर्स पड़े होते हैं ऐसे। और ये कौन से रिसेप्टर होते हैं, TSH रिसेप्टर्स। और ये एक नॉर्मल पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे थायराइड पे आएगा तो वो किसके साथ अटैच होगा। हम कॉमनली ये कह देते हैं कि मेनली मैं भी ये बात करता था कि वो आके थायराइड को एक्टिवेट कर देते हैं, T34 की प्रोडक्शन। वो आके TSH रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे, जिसकी बेस पे जब TSH रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तब वो फॉलिकुलर सेल्स को हमारी बॉडी के अंदर जो से वो एक्टिवेट करते हैं, सिग्नल देते हैं कि अब T3 T4 की प्रोडक्शन करवानी है। और वो किस तरीके से होगी उस प्रोसेस को समझना है। अब TSH रिसेप्टर्स को जब आके उन्होंने एक्ट किया, स्टिमुलेट किया कि अब हमने T3 T4 की प्रोडक्शन करवानी है हमारी बॉडी के अंदर, तो अब TSH रिसेप्टर्स का क्या काम होता है। नॉर्मली अब T3 T4 बनाना है, अब बनता कैसे है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जब हम कोई भी फूड की इंटेक करते हैं, एक चीज़ तो आपने लाजमी याद रखनी है कि जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है, आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो हमारा थायराइड हार्मोन है, एक तो ये हमारे T3 T4 की प्रोडक्शन करवाता है, इम्पॉर्टेंट वन। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट्स का फंक्शन क्या है, एक तो ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। और ये लिपोफिलिक इसका करैक्टरिस्टिक होती हैं। लिपोफिलिक का मतलब ये होता है कि ये इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। और बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ये आयोडीन कंटेन कर रहा है, और ये क्या है, फैट सेलुबल, ठीक है। ये एक आपने इसकी फंक्शन याद रखनी है नॉर्मल। अब फूड की इंटेक हुई, अब फूड में हमारे क्या होते हैं, फूड से क्या निकलता है, आयोडाइड, ठीक है। आयोडाइड निकला। अब ये आयोडाइड किसकी मदद से हमारे फॉलिकुलर सेल्स में एंटर होता है वो देखना है। अगर हमारे यहाँ से फॉलिकुलर सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे फॉलिकुलर सेल्स हैं, अब इसमें क्या क्या फंक्शन हो रहा है आपने ये देखना है। अगर ये हमारे फॉलिकुलर सेल्स हैं, इसमें क्या क्या फंक्शन हो रहा है, जो हमारी वो इमेज बनी हुई है उसको मैं थोड़ा सा इजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब भी आयोडाइड यहाँ आता है तो ये किसकी मदद से एंटर होता है, सोडियम। ये दोनों का को ट्रांसपोर्ट होता है ऐसे, और यहाँ से ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एंटर होती हैं। जब ये दोनों चीज़ें यहाँ से एंटर होती हैं तो विद द हेल्प ऑफ थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम, जो आयोडाइड होता है ये आपका आयोडीन में चेंज हो जाता है, ठीक है। आयोडीन में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और हमारा जो टायरोसिन होता है वो हमारी बॉडी में क्या, टायरोसिन किस में चेंज होता है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन में,
थायरोग्लोबुलिन में बेसिकली थायरोग्लोबुलिन के अंदर क्या हो जाता है, टायरोसिन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमारी जो है ल्यूमन के अंदर वो किस तरीके से बन रही होती हैं कि अब हमारे में थायराइड ग्लोबुलिन भी बन गया और आयोडीन भी बन गया, ये दोनों चीज़ें बन गई। ठीक हो गया। अब आपने पढ़ा होगा कि थायराइड पर ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है, इसका काम एक तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑर्गेनिफिकेशन होता है, और एक होता है कपलिंग। ये 3 काम होते हैं थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम के। इसी बेस के ऊपर हम मेडिसिन्स देते हैं कि थायराइड पर ऑक्सीडेज को एंजाइम को हमने डीएक्टिवेट करना है या हमने डीआयोडीनेज एंजाइम को करना है डीएक्टिवेट। ये किस तरीके से हमने सोडियम और आयोडाइड का जो ट्रांसपोर्ट है उसको हमने जो सा इनहिबिट करना है जब हमारी बॉडी के अंदर हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होती है बेसिकली। अब ऑक्सीडेशन हमने पढ़ ली कि ये तो हमारी जो है वो उसमें सेल्स में ऑक्सीडेशन हो गई। अब हमने पढ़ना है कि किस तरीके से ऑर्गेनिफिकेशन होती है। जो ऑर्गेनिफिकेशन होती है इसका मतलब क्या होता है कि आयोडीन जो होता है वो थायरोग्लोबुलिन के साथ मिलके विद द हेल्प ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज MIT और DIT बनाते हैं। ठीक है ना, मोनो और डाई, मतलब कि आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन मिलके विद द हेल्प ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या बनाते हैं, MIT और DIT। इसको कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। ठीक है, और जब भी हमारी बॉडी के अंदर MIT DIT हाई होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जिसका नाम होता है वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट। हमारी बॉडी के अंदर जब भी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी तो ये वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जब आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना तो वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिफिकेशन को इनहिबिट कर देगा, जिसकी बेस के ऊपर MIT DIT नहीं बनेंगे। जब MIT DIT नहीं बनेंगे तो T3 T4 भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की मिकदार जब बहुत ज़्यादा हो जाती है आयोडीन की मिकदार तो उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को भी ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होती। इसके बाद आ जाता है कपलिंग। ये ऐसे ही आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। कपलिंग के अंदर क्या होता है कि जब MIT और DIT बन जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मिलते हैं। फॉर एग्जांपल MIT आपकी DIT के साथ मिला और क्या बनाया, T3। DIT और DIT के साथ मिला क्या बनाया, T4। और ये दोनों जब मिल जाते हैं, याद रखें जो थायरोग्लोबुलिन है वो हमारी बॉडी के अंदर जो MIT DIT T3 T4 को कैरी करता है। अब T3 T4 भी बन गए, यहाँ से MIT DIT भी बन गए थे। अभी अटैच किसके साथ होते हैं, रिमेंबर ये थायरोग्लोबुलिन के साथ ऐसे अटैच होते हैं, MIT DIT T3 T4 ऐसे। और जब ये बन जाते हैं ना तो ये हम कहाँ चले जाते हैं, वापस से फॉलिकुलर सेल्स में। यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गई होगी। अब इसको ज़रा साइड पे करते हैं कि इसके बाद क्या हो रहा है। एक चीज़ देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक कपलिंग के बाद हमने एक पढ़ना है स्टिमुलेशन किस चीज़ की, कि हमारे जो थायराइड सेल्स होते हैं जब भी स्टिमुलेट होते हैं, जब भी उन्हें मिलता है कि चलो जी T3 T4 को आपने रिलीज़ करना है, तो मैंने अभी आपको बताया ये किसके साथ अटैच होते हैं, थायराइड ग्लोबुलिन के साथ। ठीक है, ये T3 और T4 जो सा ये आउटर ये थायराइड ग्लोबुलिन के अंदर पड़े होते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन का अमल होता है और जब भी TSH रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो स्टिमुलेशन होती है। जब भी थायराइड सेल स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या करते हैं कि एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर। और एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि लाइजोसोमल जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, हमारे थायराइड ग्लोबुलिन को क्या कर देता है, डाइजेस्ट।
जब ये चीज़ डाइजेस्ट हो गई, बाकी क्या बचा, T3 और T4। अब T3 T4 कहाँ चले जाते हैं, सर्कुलेशन में, ठीक हो गया। ऐसे ही ये सर्कुलेशन में क्या हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ हो जाते हैं। अब रिलीज़ तो हो गए, इसका अब आपको पता होना चाहिए कि अगर रिलीज़ हो गए तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि हमारी बॉडी के अंदर T4 T3 के अंदर चेंज होता है जब वो सर्कुलेशन के अंदर जाते हैं। अब किस बेस के ऊपर, किसकी मदद से चेंज होता है, वो आपने पढ़ना है कि इसको हम नाम देते हैं कन्वर्जन का। कन्वर्जन, हमारे जो T4 होता है वो मैक्सिमम T3 के अंदर चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ 5D आयोडीनेज एंजाइम। 5D आयोडीनेज एंजाइम की मदद से अगर कोई आपसे पूछे कि T3 T4 की जो T4 है वो T3 के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, 5D आयोडीनेज एंजाइम। और इसके अंदर T4 ज़्यादा अमाउंट में होता है एज़ कम्पेयर टू T3, और जब रिलीज़ होता है तो ज़्यादा T3 के अंदर चेंज हो जाता है। इसके अंदर एक और चीज़ आती है, वो होती है रिवर्स T3। जो रिवर्स T3 होती है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। अब इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये यूज़ कब होती है बेसिकली, अब एक चीज़ है, एक हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ पड़ी है, उसका कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा ना, कुछ ना कुछ तो। अब एक डिजीज़ होती है बेसिकली ईओथोराइड सिंड्रोम, उसके अंदर भी ये चीज़ देखी जाती है रिवर्स T3, लेकिन वो एक अलग पैथोलॉजिकल कंडीशन है कि T4 हमारे एबनॉर्मली रिवर्स T3 के अंदर चेंज हो रहते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर हमारी बॉडी के अंदर रिवर्स T3 पड़े हैं तो इसका क्या काम है, जब भी हमारी बॉडी में थायराइड इलनेस होगी कि हमारी बॉडी थायराइड मतलब T3 नहीं बना पा रही, T4 T3 के अंदर नहीं चेंज हो रहा, तो ये रिवर्स T3 हमारी बॉडी के अंदर उसको थोड़ी सी हमारी बॉडी को एफर्ट देते हैं कि लिटिल बिट कुछ ना कुछ जोन सा है वो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ बनाए, कुछ ना कुछ बॉडीज़ को क्या करते हैं, एफर्ट के तौर पे यूज़ होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस थोड़ा बहुत मदद देते हैं, स्टारवेशन, ठीक है, कोई इलनेस के अंदर, और इम्पॉर्टेंट वन ईओथोराइड सिंड्रोम में ये चीज़ देखी जाती है। तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जब T4 T3 की कन्वर्जन नहीं हो रही तो, नहीं बन रही हो, तो ये जो सा रिवर्स T3 है इनएक्टिव फॉर्म में कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, ऑर्गेनिफिकेशन, हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी, ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग, किस तरह से स्टिमुलेट हुए, सर्कुलेशन में गए, और किस मदद से हमारे कन्वर्ट हुए T4 T3 के अंदर, क्योंकि T3 हमारी एक्टिव फॉर्म होती है जब हमारी बॉडी के अंदर T3 की हमारी ज़रूरत होती है, जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करती है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करती है। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, उसे हम कहते हैं मिमिक्री, मिमिक्स। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमारे फॉलिकुलर सेल्स के अंदर थायराइड ग्लोबुलिन एंटर होता है, उसके साथ MIT भी अटैच होता है, DIT भी अटैच होता है, T3 और T4 भी अटैच होता है, ठीक है। लेकिन T3 T4 हमेशा रिलीज़ होते हैं, MIT DIT रिलीज़ नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी को T3 T4 की ज़रूरत होती है। जो MIT, अब आप सोचेंगे MIT भी तो एंटर हुआ था और DIT भी एंटर हुआ था, ऐसी है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, ये डी आयोडीनेटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डी आयोडीनेटेड, सॉरी, डी आयोडीनेटेड। अब डी आयोडीनेटेड किसकी वजह से हो जाते हैं, थायराइड डी आयोडीनेज एंजाइम की मदद से, थायराइड डी आयोडीनेज एंजाइम की मदद से, इस एंजाइम की मदद से ये डी आयोडीनेट हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे मिमिक्री का फिर मतलब मकसद क्या था। देखें, जब भी हमारी बॉडी के अंदर हमें ऐसा लगे कि शायद आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है, क्या हो रही है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है, लेकिन एक्चुअल में अगर डी आयोडीनेज एंजाइम नहीं बन रहा, अगर डी आयोडीनेज एंजाइम नहीं बन रहा, फॉर एग्जांपल ये नहीं बन रहा, और हम ये सोचें कि शायद T3-4 की कन्वर्जन नहीं हो रही, ये MIT DIT डी आयोडीनेटेड फॉर्म में नहीं हो, हमारे फॉलिकुलर सेल्स में नहीं है प्रेजेंट, क्योंकि इन्होंने भी बाद में यूटिलाइज होना होता है, दोबारा से यूटिलाइज होता है। तो इस वजह से ये मिमिक करता है कि हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी, हालांकि आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती, आयोडीन बिल्कुल ठीक होता है, जिसकी वजह से हमारे MIT DIT की जो है वो डी आयोडीनेटेड फॉर्म नहीं बनती, और ना ही T4 की कन्वर्जन होती है T3 के अंदर। दैट्स वाई ये मिमिक करता है हमारे आयोडीन की डेफिशिएंसी को। अब एक चीज़ होती है, अगली होती है बाइंडिंग।
बाइंडिंग T3 और T4 किसके साथ बाइंड करता है? यह एक प्रोटीन होता है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। याद रखें कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन हमेशा हमारे लिवर में बनता है, ठीक है, हमारे लिवर के अंदर बनता है और लिवर ही इसको सिक्रीट करता है। जितना ज़्यादा लिवर फंक्शन करेगा उतना ज़्यादा थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन रिलीज़ होंगी, उतना ज़्यादा T3 T4 क्या करेगा, रिलीज़ होगा, T3 T4 की वो अटैच होगा। इन केस हिपैटिक फेलियर हो जाए, और ऐसे ही वर्ड लिखा हुआ है आपकी बुक में हिपैटिक फेलियर, और दूसरा लिखा हुआ है प्रेगनेंसी। याद रखें जब भी अगर हमारी बॉडी को हिपैटिक फेलियर हो जाए, सिरोसिस हो जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें आपका लीवर काम करना छोड़ दे, तो आप मुझे बताएं थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन बनेगा? नहीं बनेगा। जब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन नहीं बनेगा तो वो T3 T4 के साथ अटैच होगा, बाइंड होगा? नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ऐसा प्रोटीन जो थायराइड के साथ क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है, ठीक है। तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर हिपैटिक फेलियर है तो याद रखें कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन की अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। प्रेगनेंसी में हमेशा थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन क्या कर देता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ये क्या करेगा, लीवर को हमेशा स्टिमुलेट करता है, लीवर के ऊपर एक्ट करता है, और लीवर से क्या होता है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो उसकी वजह से T3 T4 क्या होते जाते हैं, T3 और T4 ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका किस तरीके से T3 T4 बन रहा था, विच सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपका आ जाता है किस तरीके, कौन कौन सी चीज़ रेगुलेट कर रही है। आपने हाफ से ज़्यादा आई थिंक इसमें आपने पढ़ लिया होगा। अब रेगुलेशन कैसे हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, मैंने आपको बताया कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन से स्टिमुलेट हुआ, किससे, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई से, फिर हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से, फिर वहाँ से TSH से, फिर TSH रिसेप्टर पे जाके ये एक्ट करता है, ठीक है। और TSH रिसेप्टर से क्या होता है, फॉलिकुलर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और आपको मैंने स्टिमुलेशन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दी है अलहदा से किस तरीके से स्टिमुलेट हो रहा है, एंडोसाइटोसिस हो रही है, लाइसोसोमल एंजाइम डाइजेस्ट कर रहे हैं, थायरोग्लोबुलिन को T3 T4 जो है वो सर्कुलेशन के अंदर जा रहा है। अब हमारी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव फीडबैक भी होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर T3 कम होते हैं तो वो हमारी बॉडी को एक फीडबैक देता है कि हमारे T3 कम हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें T3 चाहिए। तो उसकी वजह से सेम TRH रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, TRH रिसेप्टर ज़्यादा होंगे, वो उस TSH की सिक्रेशन को ज़्यादा करेंगे और TSH ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। अब एक पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाती है, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म या प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, वो एक अलग कंडीशन है, वो हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे किस तरीके से प्राइमरी में सेकेंडरी में रिलीज़ ज़्यादा होते हैं कम होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि प्रेगनेंसी के अंदर किस तरीके से जो रेगुलेशन होती है T3 T4 की, कि एस्ट्रोजन ज़्यादा होंगे, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा, T3 T4 की बाइंड जो थायराइड के साथ वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा कम कहाँ हो रहे होते हैं थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम, फॉर एग्जांपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए या स्टीरॉयड थेरेपी आप दे दें, इन केस लीवर सिरोसिस हो जाए, तो आप मुझे बताया थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन की अमाउंट डिक्रीज़ होगी या नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर एल्ब्यूमिन ज़्यादा कम होते हैं ना, तो जब प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर कम रिलीज़ हो रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर तो कम है, लेकिन इनिशियली जो लीवर होता है वो आपकी प्रोटीन मेकिंग करता रहता है। लेकिन जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फॉर एग्जांपल 10:1 की कंडीशन आ जाए कि 10 मॉलिक्यूल्स रिलीज हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं और एक बन रहा है, तो इसका तो हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं होता ना। तो इस वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम में थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो फिर कम अमाउंट में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक्सक्रीशन इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि वो कितना ही बना लेगा, जितना बना रहा है उसका 10% तो हमारा एक्सक्रीट हो रहा है और 1% जो है वो हमारा आगे बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। तो इस वजह से ये थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या कर जाते हैं नेफ्रोटिक कंडीशन में या स्टीरॉयड थेरेपी देने की वजह से या लिवर सिरोसिस में हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है विच इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसका दूसरा नाम होता है ग्रेव्स डिजीज़। एक हाशिमोटो होती है और एक ग्रेव्स होती है। ग्रेव्स होती है हमारी हाइपर में
जब T3 T4 ज़्यादा होते हैं। और हाइपो के अंदर आती है आपकी हाशिमोटो। बस ये इतना नाम याद रख लें, एनफ है। फिर ग्रेव डिजीज़ में किस तरीके से बाइंड होता है, TSH रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं, और थायराइड, ये हम पैथोलॉजी में के अंदर पढ़ेंगे। अब इसका आ जाते हैं, हम पढ़ते हैं फंक्शन, कि फंक्शन किस तरीके से करता है हमारा थायराइड। फंक्शन इस तरीके से होते हैं, सबसे पहले ग्रोथ, ये हम एक दफ़ा बुक से देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया T3 T4 यहाँ पे बनेगा, आयोडीन कंटेनिंग कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल सोर्स। फॉलिकुलर डीआयोडीनेज मैंने बताया T4 की कन्वर्जन करवाता है पेरिफेरल टिश्यूज़ में, पेरिफेरल कन्वर्जन इनहिबिटेड बाय मैंने आपको तो बता दिया ग्लूको बीटा ब्लॉकर्स का और प्रोपाइल थायरोसिल का काम ये होता है कि जो PTU होते हैं या बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ये हमारे TPO की जो स्पेशली PTU जो होता है वो हमारे TPO को जो क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। और जब इनहिबिट कर देता है तो TPO जब नहीं होगा तो ना ऑक्सीडेशन होगी, ना ऑर्गेनिफिकेशन होगी, ना कपलिंग होगी, उसकी वजह से T3 T4 नहीं बनेगा। मेटाबॉलिक रेट जब ज़्यादा होते हैं तो हमारी हार्ट की एक्टिविटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो हार्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इस तरीके से हम फंक्शन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। Reverse is metabolic inactive byproduct of peripheral conversion of T4 and its production is increased by growth hormone and glucocorticoids. Function of thyroid peroxide मतलब TPO का जो फंक्शन है वो क्या है, मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन, कपलिंग ऑफ मोनोआइडो MIT एंड DIT इनहिबिटेड बाय प्रोपाइल थायोरेसिल। मैंने अभी आपको बता दिया कि TPO का फंक्शन हमारा इनहिबिट कर देगा प्रोपाइल थायोरेसिल ये। और एंड मेथिमाजोल, DIT प्लस DIT क्या बनाता है, T4, DIT और MIT क्या बनाता है, T3। वुल्फ जाइकोफेन मैंने आपको क्या बताया, प्रोटेक्टिव आउटर रेगुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है नेचुरली कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर सडन एक्सपोजर होगा, आयोडीन बहुत ज़्यादा होगी, मैंने आपको बताया कि जब ज़्यादा होगी तो क्या कर देगा, टर्न ऑफ TPO थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से ना ऑर्गेनिफिकेशन होगी, ना कपलिंग होगी, ना हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होगी, जिसकी वजह से T3 T4 की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसके अंदर एक ना फार्माकोलॉजिकल पॉइंट आता है कि विच मेडिकेशन यूज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, अगर हमारी बॉडी, अगर पेशेंट आपके प्रेजेंट हो इस कंडीशन में, और विच मेडिकेशन यूज इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, वैसे ये पैथोलॉजिकल का क्वेश्चन है लेकिन मैं वैसे भी बता रहा हूँ, प्रोपाइल थायोरेसिल हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, ठीक है, और सेकंड के अंदर हमारे मेथिमाजोल या बीटा ब्लॉकर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रोपाइल थायोरेसिल का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मेथिमाजोल। ये प्लेसेंटा को क्रॉस सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो सा, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायोरेसिल इसलिए देते हैं कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती और ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या है, ओनली फ्री हार्मोन इज एक्टिव, T3 बाइंड टू न्यूक्लियर रिसेप्टर विद ग्रेट एफिनिटी देन T4। मैंने आपको बताया कि T4 T3 के अंदर कन्वर्जन होती है तो T3 की अमाउंट ज़्यादा होती है, लेकिन जितने T4 होंगे उतने ज़्यादा हमारे T3 ही बनेंगे, लेकिन T3 हमारी बॉडी के अंदर नीड होते हैं। तो T3 फंक्शंस 7Bs। ब्रेन मैचुरेशन, अब ब्रेन मैचुरेशन में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ जाता है और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। सेंट्रल में हमारी ब्रेन की मैचुरेशन होती है, और आपको पता है एक आपने कंडीशन पर है क्रेटिनिज्म, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर थायराइड हार्मोन की रिलीज़ नहीं हो रही इन केस, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेरिनेटल पीरियड के अंदर जो है वो जो यहाँ पे लिखा हो कि बीटा एनर्जी रिसेप्टर के बीटा 1 के जो रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट के ऊपर, वो जब ज़्यादा होते हैं तो हमारी कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, हार्ट रेट ज़्यादा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा। इसी वजह से बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं इन केस ऑफ अगर हमारी बॉडी के अंदर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ज़्यादा हो जाए, मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाए कि T3 T4 की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए। जब T3 T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी को उसी तरीके से हार्ट को जो सा वो ज़्यादा पंप करना पड़ेगा ब्लड, हमारी बॉडी की डिमांड बढ़ जाएगी। जब बॉडी की डिमांड बढ़ जाएगी तो हार्ट जो सा ज़्यादा एक्ट करेगा, जब ज़्यादा पंप करेगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा, हार्ट रेट ज़्यादा, कॉन्टैक्टिलिटी ज़्यादा। इसी वजह से हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं। और ये रेगुलेट कौन करता है, ऑटोनॉमिक हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, या पैरासिम्पैथेटिक में भी होता है कि उसमें नॉर्मल हार्ट रेट हो जाता है या ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, और सिंपैथेटिक में हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ब्रेन मैचुरेशन में हमारा जो क्रेटिनिज्म है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। बच्चों में जब बच्चा पैदा हो रहा था, प्रीनेटल पीरियड के अंदर होता है, जब बच्चा मदर के उसमें होता है, पेट में होता है, तो उस टाइम पे
उसको भी हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन चाहिए होते हैं बिकॉज ऑफ ब्रेन मैचुरेशन के लिए। और अगर T4 थायराइड हार्मोन ना मिले तो क्या हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं क्रेटिनिज्म। फिर इसकी वजह से डिफरेंट ऑम्फेलोसील और ऐसी जो सी कंडीशंस होती हैं वो बनती हैं। बोन ग्रोथ के अंदर काम करता है किसकी हेल्प से, ग्रोथ हार्मोन प्लस थायराइड हार्मोन। ये याद रखना, थायराइड हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन मिल के, क्योंकि ये सोमेटोमेडियंस होते हैं, बोन की क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, और एक और कंडीशन मैंने आपको बताई थी एक्रोमेगैली ग्रोथ हार्मोन में, वो भी ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन मिल के, क्योंकि एक का काम है ग्रोथ को बढ़ाना। जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स ग्रोथ हार्मोन भी इंक्रीज हो जाएंगे। बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा करता है विया सोडियम पोटाशियम ATPase। अब सोडियम पोटाशियम ATPase जो सा वो एनर्जी प्रोडक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसके क्या होगा, ऑक्सीजन की कंजप्शन मतलब रिस्पायरेटरी रेट जो सा होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। CVS और रिस्पायरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर रिस्पायरेटरी में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, और इसके अंदर वेंटिलेशन रेट क्या हो जाएगा, वेंटिलेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रिस्पायरेटरी बॉडी ऑफकोर्स बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। अगर T3 T4 ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, हीट, हमारी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा हो जाएगी। कम हो जाएगा तो क्या, कोल्ड। तो ब्लड शुगर इंक्रीज, ग्लूकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की क्या कर देता है, ब्रेक डाउन भी करवा रहा होता है, और फॉर्मेशन किसकी करवा होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी करवा रहा होता है। ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, लिपोलाइसिस भी करवा रहा होता है। ये हमारे सारे मेटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं। स्टिमुलेट करता है सर्फेक्टेंट सिंथेसिस इन बेबीज़। सर्फेक्टेंट सिंथेसिस क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे लंग्स की मोटेलिटी होती है ना, कि डायलेट होना और हमारी बॉडी के अंदर जो कंस्ट्रिक्ट होना, ये सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है। मोबिलिटी हमारे प्रोवाइड करता है कि लंग्स जो हैं वो इजीली जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकें और रिलैक्स भी हो सकें। तो ये सर्फेक्टेंट होता है जो लंग्स को प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ थायराइड। रेगुलेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, TRI से रिलीज फॉलिकुलर सेल थायराइड स्टिमुलेट बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स, ये मैंने आपको पढ़ाया कि क्या होता है ग्रेव डिजीज़ के अंदर। ये आगे पैथोलॉजी के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेगेटिव फीडबैक प्राइमरली बाय फ्री T3 T4, कि जब भी हमारी बॉडी में T3 T4 ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक की, भाई अभी ज़रूरत नहीं है, तो अभी TRH जो उनसे रिसेप्टर्स हैं हाइपोथैलेमस को, कि ये रिलीज़ होना बंद कर दें। एंटीरियर पिट्यूटरी डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ TRH, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, TRH की सिक्रीशन को कम कर देगा। थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG कहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है, आपको मैंने बताया लीवर से। हमारे ब्लड के अंदर होता है, बाउंड किसके साथ होता है, T3 T4 के साथ, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है। इंक्रीज़ कर देता है थायराइड, मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी में ज़्यादा। एस्ट्रोजन क्या करता है, लीवर की प्रोडक्शन, लीवर को स्टिमुलेट करता है कि TBG को ज़्यादा रिलीज़ कर, तो लीवर क्या करता है, TBG को ज़्यादा रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से T3 T4 ज़्यादा। TBG कम होता है, स्टेरॉइड यूज़, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लिवर सिरोसिस। T3 एंड T4 आर द ओन लिपोफाइलिक, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि लिपोफाइलिक हार्मोन कौन से होते हैं, जो कि क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल और आयोडीन को कंटेन करते हैं, और ये क्या करते हैं, इजीली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। हार्मोन विच चेन अमाइनो एसिड एंड रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर टू डिफ्यूज इनटू द सेल विच इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर ये हम देखें, पिक्चर को देखें, मैंने आपको पहला हमने क्या बताया, ये देखें यहाँ से आयोडाइड जो सा, ये किसके थ्रू, कौन सा ये ट्रांसपोर्ट है, आयोडाइड और सोडियम, क्या हुआ, एंटर हुआ, और हमारे फॉलिकुलर ल्यूमेन में क्या आ गया, हमारे पास आयोडीन आ गया। और टायरोसिन किस में चेंज होता है, थायरोग्लोबुलिन में, और थायरोग्लोबुलिन भी हमारा यहाँ आ गया। अब दोनों चीज़ें मिल गई ना, मैंने आपको बताया था कि दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं सोर्स के अंदर। फिर ऑर्गेनिफिकेशन होती है, ये ऑक्सीडेशन तो ये होगी हमारी आयोडीन की। फिर उसके बाद TPO क्या काम करता है, ऑर्गेनिफिकेशन भी करवाता है। ऑर्गेनिफिकेशन कैसे, MIT DIT, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कर देता है, कपलिंग, ये MIT DIT T3 T4। फिर एंडोसाइटोसिस, अंदर चला जाता है। अब जब अंदर चला जाएगा एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर, तो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, T3 भी है, T4 भी है, MIT भी है, DIT भी है। MIT और DIT हमारे फोलिकुलर सेल्स में ही पढ़ेंगे, किस फॉर्म में, डीआयोडीनेटेड फॉर्म में। डीआयोडीनेटेड फॉर्म कौन करता है, डीआयोडीनेज एंजाइम हमारा, ठीक है। फिर हो जाता है प्रोटिएसिस, हमारी बॉडी को स्टिमुलेशन मिल रही है कि अभी रिलीज़ करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, T3 रिलीज़ हो जाएगा T4 से। और कौन करता है कन्वर्जन इसकी, डीआयोडीनेज एंजाइम। रिमेंबर यहाँ देखें कि 5 डीआयोडीनेज एंजाइम किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्स T3 में और
T3 में। रिवर्स T3 क्या है? इनएक्टिव फॉर्म कब यूज़ होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, कहीं ना कहीं ये फिर हमें हेल्प करता है। और T3 के अंदर, और T3 हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा फॉर्म में होता है, जो हमारे थायराइड को फंक्शन करता है ऑर्गन्स पे जाके। ये समझ आ गई। और यहाँ देखें, हाइपोथैलेमस से, एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उसके पास एक्ट करता है और T3 T4 की प्रोडक्शन हो रही होती है। और प्रोडक्शन आपने देख लिया। और कौन कौन सी चीज़ें नेगेटिव फीडबैक दे रही हैं आपके अपने T3 T4, जब यहाँ पे भी एक्ट करेंगी और हाइपोथैलेमस में भी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिटेल्ड थायराइड हार्मोन, और इसकी फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं ना कहीं अगर मिस कर गया हूँ तो उसके लिए सॉरी। आप कहीं ना कहीं से अगर आपके पास कोई एडिशनल पॉइंट हो तो लाजमी यहाँ शेयर कीजिएगा, क्योंकि पैथोलॉजी के अंदर आई थिंक कहीं ऐसा नहीं है कि इसका कहीं क्वेश्चन ना हो। थायराइड हार्मोन ऐसे मैंने दिल है, और डायबिटीज़ मिलेटस और एज वेल एज एड्रीनल। तो कहीं ना कहीं अगर आई थिंक फंक्शंस में कहीं ना कहीं मैं मिस कर गया हूँ तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आपको कोई ना कोई चीज़ मिसिंग लग रही हो तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।